हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो जाकर वीडियोस देख लो ताकि आपको चैप्टर क्लियर हो जाए। तो बेसिकली जो चैप्टर है कौन सी कंट्री के ऊपर बेस्ड है सर, फ्रांस के ऊपर। ठीक है, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि पहले के टाइम पे क्या होता था। जो जो किसी भी कंट्री में रूलर होता था वो रूलर अपनी मर्ज़ी से काम करता था और बेसिकली वो राजा होता था या मिलिट्री का कोई लीडर होता था। राजा के रूल को बोलते हैं मोनार्कियल रूल, मोनार्कियल। ठीक है, तो खुद की सरकार तो होती नहीं थी लोगों की, तो लोग बहुत परेशान हो जाते थे इस राजा के कारण। तो लोग राजा से बहुत परेशान हो गए थे। मैं आपको इवेंट्स बता दूंगा कि क्या क्या हुआ था, इतना गुस्सा क्यों आया लोगों को, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन कंसेप्ट क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये राजा है जिसका नाम है सर लुइस 16। क्या नाम है? लुइस 16 नाम है इस राजा का। ये देखो कैसा लग रहा है, खतरनाक। और जब ये 20 साल का था, इसकी उम्र 20 साल थी, उस टाइम पर इसने एक क्वीन से शादी करी थी जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट। क्या नाम था सर? मैरी एंटोइनेट क्वीन थी जिससे राजा ने शादी करी थी। और राजा की एज कितनी थी सर? 20 ईयर्स। जब राजा को कमांड दी गई, यानी राजा को फ्रांस का रूलर बनाया गया, तो राजा ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी। और वो चीज़ क्या ऑब्ज़र्व करी कि यार जो भी ट्रेजरी है, ट्रेजरी मीन्स व्हाट सर? ट्रेजरी यानी जो खजाना होता है वो सारा ख़त्म हो गया, यानी सारा पैसा ख़त्म हो गया, एम्प्टी ट्रेजरी। तो बोलोगे इससे क्या होगा? देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। देखो पहले के ज़माने पर वॉर बहुत होते थे, लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, युद्ध बहुत होते थे। तो फ्रांस में लड़ाई झगड़े बहुत हुए थे, वॉर बहुत ज़्यादा हुए थे, जिसके कारण फ्रांस में सारे फाइनेंशियल यानी पैसा सारा ख़त्म हो गया था। और उस टाइम पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा थे। एक्सपेंसेस यानी आर्मी के एक्सपेंसेस, उनको उनको खाना देना, उनके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, उनके घर चलाना, तो इतना आसान नहीं था। पहले ही वॉर के कारण इतना नुकसान, उसके बाद एक्सपेंसेस अलग थे। तो फ्रांस के ऊपर एक बर्डन आ गया, एक तरीके से फाइनेंशियल पैसों का बर्डन आ गया। समझते जाना आप लोग। आगे बढ़ता हूँ और मैं और एक्सपेंसेस और बताऊँ मैं। एक तो आर्मी के, और कोर्ट होती थी, कोर्ट यानी अदालत। वहाँ पर जो भी लोग काम करते थे उसको भी तो पे करना पड़ता था, फ्री में काम थोड़ी करेंगे। तो आप यूँ समझो फ्रांस के ऊपर डेप्ट आ गया। डेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्जा। और सर कितने का डेप्ट आ गया? तो डेब्ट आ गया 1 बिलियन लिवरे। सर ये लिवरे क्या थी बेटा? एक करेंसी थी जो उस टाइम पे फ्रांस में यूज़ की जाती थी। ठीक है ना? तो अगर मैं आपको बताऊं, ये फ्रांस के ऊपर डेब्ट आ गया 1 बिलियन, बिलियन यानी बहुत ज़्यादा आ गया बेटा। इसको वन ना करके इसको यहाँ पर लिख देना 2 बिलियन लिवरे। डेब्ट कितना था सर? 2 बिलियन लिवरे। इज़ दैट क्लियर? ठीक है ना? आगे बढ़ता हूँ। तो यार अब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। राजा जब राज करने आया फ्रांस में तो सारा एम्प्टी ट्रेजरी हो गया और डेप्ट भी था। कितना सर? 2 बिलियन लिवरे। 2 बिलियन था, लिवरे करेंसी थी जो फ्रांस में यूज़ की जाती थी। तो एक्चुअल में क्या होता था, जो राजा था ना, अब अपना सारा बर्डन राजा ने क्या किया, लोगों के ऊपर डाल दिया। यानी लोगों को बोला कि भैया टैक्सेस पे करो। राजा ने टैक्सेस बढ़ा दिए और टैक्सेस के थ्रू राजा अपना जो भी डेब्ट था, जो भी कर्जा था, वो चुकाना चाहता था। देखो कितना दिमाग लगा रहा है। तो इसलिए लोग राजा से बहुत ज़्यादा क्या होते थे सर? परेशान हो जाते थे। तभी तो लोग इतना रिवॉल्ट करते थे। ठीक है, लुई 16 ने टैक्सेस तो बढ़ा दिए, साथ में सोसाइटी को क्या कर दिया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जीज आते थे। सर ये कौन होते थे क्लर्जीज? यानी बेटा जैसे पंडित लोग होते हैं, है ना, ऐसे फादर लोग होते हैं, बिशप्स होते हैं चर्च में, उनको क्लर्जीज बोलते हैं। ठीक है ना? सेकंड एस्टेट में कौन थे सर? नोबल्स। नोबल्स कौन होते थे सर? नोबल्स बच्चों आप लोग यूँ मानो, नोबल्स यानी अमीर घराने के, राजा के फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। और थर्ड एस्टेट में कौन थे सर? कॉमन पीपल, अपन जैसे सीधे साधे लोग, एजुकेटेड लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, फार्मर, कॉमन पीपल, सब इसमें आते थे। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। 90% जो पॉपुलेशन थी वहाँ पर फ्रांस में वो पीजेंट्स थे, यानी 90% थर्ड एस्टेट के लोग थे। और 60% जो लैंड था वो किससे बिलोंग करता था सर? नोबल्स और चर्च से। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई, है ना? आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट एस्टेट और जो सेकंड एस्टेट
उनको राजा ने एडवांटेज दिया था, एडवांटेज यानी फ़ायदा दिया था सर किस चीज़ का, कि वो टैक्स नहीं पे करेंगे। ये टी फॉर टैक्स है, क्रॉस का मतलब नहीं पे करेंगे। और सर जो टैक्स पे करने का बर्डन आया वो किसको आया सर, थर्ड एस्टेट, यानी इन शॉर्ट थर्ड एस्टेट को डिसएडवांटेज यानी नुकसान। इज़ दैट क्लियर। और थर्ड एस्टेट के लोग सर्विसेज देते थे, क्या देते थे सर, सर्विसेज देते थे। किसको सर्विसेज देते थे, फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट। उनके घरों पे जाकर, बड़े बड़े राजाओं की फैमिली होती थी, उनके घरों में जाकर थर्ड एस्टेट वाले लोग सर्विसेज देते थे। आई बात समझे। अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अब दो कंसेप्ट है, दो डेफिनेशंस आएगी सिंपल सर। एक तो तित्स, TITHES सर, तित्स। अभी सर तित्स होता क्या है, बेसिकली अगर मैं तित्स का मतलब बताऊं तो सर एक्चुअल में जो चर्च वाले लोग थे यानी फर्स्ट एस्टेट के लोग, वो किसानों से 1/10 शेयर लेते थे। क्या लेते थे, 1/10 शेयर, यानी किसान जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उसका 1/10 शेयर किसानों को किसको देना पड़ता था, चर्च के लोगों को। थर्ड एस्टेट के लोगों को किसको पे करना पड़ता था सर, फर्स्ट एस्टेट को। सर क्यों बेटा, जुर्म होते थे पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा। और कितना परसेंट सर, 1/10। इसको तित्स बोलते हैं। आई बस में एक होता है टैली। सर ये टैली क्या होता था बेटा, एक तरीके का ये डायरेक्ट टैक्स था। कौन सा टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स था। इज़ दैट क्लियर। और ये सर टैक्स क्या होता है बेटा, डायरेक्ट टैक्स भी था और इनडायरेक्ट टैक्स भी था। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो भी लोग आप लोग पैसा कमा रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है भैया। इज़ दैट क्लियर। और जैसे मान लो इनकम टैक्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। और सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखो बेटा अभी तो मैंने आपको बताया टैली का मतलब डायरेक्ट टैक्स, और एक और टैक्स आता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है, आप कुछ भी मार्केट से परचेज़ करके आओ, जैसे सॉल्ट परचेज़ करके आओ, मैगी परचेज़ करके आओ, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, यानी जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग मार्केट से परचेज़ करते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैली का मतलब डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझो, दो पॉइंट्स आगे, तित्स एंड टैली। तो तित्स का मतलब बताया, चर्च के लोग जब पीजेंट से 1/10 शेयर लेते थे जो भी प्रोडक्शन करते थे। और टैली यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट जो आपकी इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट जो प्रोडक्ट्स को परचेज करने के टाइम पर लगता है। इज़ दैट क्लियर और नॉट, है ना। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस सर ये क्या चीज़ है, देखो बेटा एक बात समझना, यहाँ से देखते हैं हम लोग। जैसे जैसे फ्रांस में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, ठीक है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। क्या बढ़ती जा रही थी सर, डिमांड। और आप बोलोगे सर डिमांड किस चीज़ की बढ़ती जा रही थी सर, फूड की, फूड खाना। लेकिन उस टाइम पे फूड की काफ़ी क्या थी सर, शॉर्टेज थी। और याद रखो जब भी फूड की शॉर्टेज होती है या किसी भी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो प्राइस क्या होता है सर, बढ़ जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे लोग बहुत सफ़र कर रहे थे क्योंकि लोगों के वेजेस भी क्या थे सर, कम थे। बात समझ में आ रही है। यानी शॉर्ट में आपको बताऊं, डिमांड बढ़ रही थी सर, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी, फूड की डिमांड बढ़ती जा रही थी। लेकिन उस टाइम पे फूड की काफ़ी शॉर्टेज थी, और फूड की शॉर्टेज होने के कारण जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन लोगों के पास इतना वेजेस नहीं था, इतना मजदूरी नहीं थी बच्चों कि यार वो उतना पे कर पाए, है ना। बेचारे वो लोग वर्कर थे तो कहाँ से कर पाए। तो क्राइसिस आ गया। सबसिस्टेंस का मतलब समझो क्या होता है, सर्वाइव करना बहुत टफ हो गया, खाने पीने की चीज़ें बहुत मुश्किल से मिल रही थी। क्राइसिस यानी बहुत सिचुएशन वर्स होती जा रही थी सर, किसके लिए, वहाँ के लोगों के लिए। एक तो उनकी वेजेस नहीं, उसके बाद प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, जो भी रिवॉल्ट हो रहे थे बच्चों, उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन था वो कौन कर रहे थे सर, मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास वाले जो लोग थे, है ना, मिडिल क्लास वाले जो लोग थे वो थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते थे। बात समझना, मैं आपको बताऊंगा उनका क्या था। और थर्ड एस्टेट में भी जो लोग ज़्यादा, जिनको प्रॉपर तरीके से पता था कि कैसे रिवॉल्ट करना है, वो थे एजुकेटेड लोग। यानी पीजेंट्स और जो फार्मर्स थे वो रिवॉल्ट तो कर रहे थे, लेकिन उनके पास प्रॉपर तरीके नहीं थे कि कैसे रिवॉल्ट करना है। इज़ दैट क्लियर। जबकि एजुकेटेड लोगों को पता था कि कैसे रिवॉल्ट करना है। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन वालों का एक ओपिनियन था। क्या था, ओपिनियन, यानी एक राय थी। और उनकी राय क्या थी सर, कि भाई सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास वालों लोगों की राय क्या थी कि जो भी लोग सरवाइव कर रहे हैं या रह रहे हैं
उनको एडवांटेज बर्थ से नहीं मिलना चाहिए बल्कि अपने स्टेटस अपने खुद के हार्डवर्क से मिलना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे राजा का बेटा राजा, अब वो राजा का बेटा है इसलिए उसको बर्थ से क्या मिलते हैं सर, फ़ायदे मिलते हैं, और उसने कुछ मेहनत तो करी ही नहीं है। राजा के बेटे को राजा ही शासन में इतना पैसा मिलता है, इतनी इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। तो मिडिल क्लास वाले बोलते थे कि भैया कि जो इंसान डिज़र्व करता है या जो इंसान हार्डवर्क करेगा उसी को ही फ़ायदा मिलना चाहिए, बर्थ के बेसिस पर किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए भैया। क्योंकि आप यूँ समझो, क्योंकि मिडिल क्लास वाले बोलते थे कि या तो सबको इक्वल ट्रीट करो, है ना, हर इंसान अपने मेरिट पर अपनी पोजीशन बनाए। ये राजा का बेटा तो राजा है इसलिए उसको स्टेटस मिल जाता है, लेकिन हर इंसान इक्वल ट्रीट होना चाहिए सोसाइटी में। किसी को भी बर्थ से यानी बचपन से ही कोई फ़ायदा नहीं मिलने चाहिए, बल्कि हर इंसान अपने मेरिट यानी अपने हार्डवर्क से काम करे। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 3 फिलोसोफर्स के नाम बताऊंगा बच्चों, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी और जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, व्यू दिया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पहला जो फिलोसोफर है उसका नाम था जॉन लॉक। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्या लिखा था? 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अंडर दिस बुक उसने क्या मेंशन किया था उन्होंने कि मोनार्क यानी राजा के पास कोई राइट नहीं है कि वो लोगों के ऊपर अपना राज करे। राजा अगर अच्छा काम करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राजा बेमतलब लोगों के ऊपर रूल नहीं कर सकता, क्योंकि जिस राजा को लोगों ने चूज़ ही नहीं किया है वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है। तो उसने बुक कौन सी लिखी थी? 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और बोलता था कि भाई हर इंडिविजुअल के पास पूरा फ्रीडम है और हर इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ऐसा किसने लिखा था? जॉन लॉक बोलता था। सर सेकंड कौन था? जीन जैक्स रोसियो। ठीक है, जीन जैक्स रोसियो। उसने कौन सी सर बुक लिखी थी? उसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक लिखी थी। अंडर दिस उसने बताया था भाई इस बुक के अकॉर्डिंग कि देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए 2 लोगों के बीच में। 2 किस किस के बीच में? एक तो P फॉर पीपल और एक R फॉर रिप्रेजेंटेटिव। सर अब क्या बोलना चाहते हो? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस जीन जैक्स ने क्या लिखा था कि भाई हर लोगों के पास पूरा राइट होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है मिनिस्टर्स। यानी जीन जैक्स बोलते थे कि लोगों के पास पूरा राइट है कि वो अपने मिनिस्टर्स को अपने हिसाब से इलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में आपके पास पूरा वोटिंग करने का राइट है, आप अपनी सरकार को क्या कर सकते हो सर? इलेक्ट कर सकते हो। दैट्स इट। बात समझ में आई? समझ में आ रही बात, है ना? और सर तीसरा आपका जो थर्ड फिलोसोफर था उसका नाम क्या था? मोंटेस्क्यू। ठीक है, मोंटेस्क्यू। सर इसने कौन सी बुक लिखी थी सर? स्पिरिट ऑफ लॉस। क्या लिखा था? स्पिरिट ऑफ लॉस। ठीक है, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर बोलता था कि मोंटेस्क्यू की 3 ऑर्गन होने चाहिए। सर क्या बोला? 3 ऑर्गन्स होने चाहिए। देखो ऑर्गन्स बॉडी वाले ऑर्गन्स नहीं, ऑर्गन्स का मतलब उसके कहने का मतलब 3 ऑर्गन्स होने चाहिए भैया पूरी कंट्री में। एक होता है L फॉर लेजिस्लेटिव, एक होता है E फॉर एग्जीक्यूटिव और एक होता है J फॉर जुडिशरी। ये फिलोसोफर बोलता था मोंटेस्क्यू अंडर हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉस। ये बोलता था एक पार्लियामेंट होनी चाहिए जिसको हम लोग नाम क्या बोलेंगे? L फॉर लेजिस्लेटिव, जहाँ लॉज बनेंगे। उन लॉज को अप्लाई कौन करेगा सर? एग्जीक्यूटिव, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं। कौन? हमारे मिनिस्टर्स। जो कानून बनता है लेजिस्लेटिव, उसको जो अमल करते हैं, लागू करते हैं, वो कौन होते हैं? मंत्री लोग। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है बच्चों तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कौन करती है? जुडिशरी। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई? ठीक है, तो जुडिशरी सारे मैटर्स को क्या करेगी? सॉर्ट आउट करती है। तो तीनों की बुक्स का नाम, पहले 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट रिटन बाय जॉन लॉक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय जीन जैक्स रोसियो, एंड थर्ड पॉइंट मोंटेस्क्यू, इसने कौन सी लिखी थी? स्पिरिट ऑफ लॉस। अब आप थोड़ा सा हम लोग करेंगे पार्ट सेकंड, दैट इज़ आउटब्रेक और रिवोल्यूशन। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा लुई 16 के ऊपर बच्चों, है ना? लुई 16 राजा था, उसने सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हम लोगों ने पूरा पढ़ा। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फ्रांस के ऊपर बहुत डेप्ट आ गया था और फर्स्ट स्टेट में क्लर्जीज थे, सेकंड में नोबल्स थे, थर्ड में कॉमन पीपल थे, है ना? 90% जो पॉपुलेशन थी
उसमें वो पीजेंट्स थी, पीजेंट से भरी हुई थी। 60% लैंड नोबल्स को थे। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं थी, सारा नुकसान थर्ड एस्टेट के ऊपर आ गया। फिर मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई थी, तिथ्स एंड टैली। तिथ्स चर्च के लोग पीजेंट से 1/10 पार्ट लेते थे। टैली में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया, और डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट जो भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, मैगी, डेयरी मिल्क। फिर मैंने एक टॉपिक बताया था सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, फूड की शॉर्टेज हो गई, प्राइस बढ़ गए, और वेजेस भी काफ़ी क्या हो गए थे सर, गिर गए थे। फिर बताया था मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। ये क्या बोलते थे सर कि भाई बर्थ से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, सबको अपने मेरिट, अपने हार्ड वर्किंग के बेसिस पे फ़ायदा मिलना चाहिए। फ़िलोसोफर्स के नाम बताए मैंने आपको, जैसे 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पिरिट ऑफ लॉस। ये 3 फिलोसोफर्स ने लिखी थी, जॉन लॉक, जीन जैक्स रॉसू एंड मोंटेस्क्यू। ठीक है, तो दैट इज़ सफिशेंट, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो को 2 बार देखेंगे बच्चे, ताकि एकदम माइंड में घुस जाए, और कॉपी में अपने आप नोट्स बनाते जाओ। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यस, सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो 2 बार देखो, ताकि आपको एकदम लर्न हो जाए। और अपनी कॉपी में एक कॉपी बना के रखो, जिसके में ये सारे नोट्स मेंशन कर देना। कोई भी डाउट हो तो ऐप के थ्रू या आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उससे क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं इसके बाद अपन। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करो, हो सके तो, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़। ठीक है ना, चलो ठीक है, बाय।